तुम भी सुल्तान, वो मर चुका है। उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय से। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने ये मौका हमें दिया कि हम आपसे आकर मिल सकें और जान सकें उस दौर को जिस दौर में आपने अपनी ये यात्रा शुरू करी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने बारे में कुछ हमें बताना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस परिवार में हुआ और जहाँ आप जन्म हुआ उसके आसपास का परिवेश क्या था, वो बचपन किस तरीके का था आपका, तो कुछ आप उस पर प्रकाश डालें। मेरा जन्म उस संधि काल में हुआ जब राजशाही का अंत हो रहा था और प्रजातंत्र की बुनियाद रखी जा रही थी। स्वाभाविक है कि मेरे पिता और मेरे ननिहाल के तमाम लोग वो किसी न किसी राज परिवार, किसी न किसी उससे जुड़े हुए थे। लेकिन मेरी जो बचपन की स्मृतियाँ हैं वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की स्मृतियाँ हैं, जिसमें अतीत की बहुत कहानियाँ थी। दादा दीवान थे, फादर भरतपुर राज दरबार में सरदार थे और मेरे नाना के पिता करौली के दीवान थे और उनके बड़े भाई सिटी मजिस्ट्रेट थे अजमेर के, और आदि इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैंने जब होश संभाला तो मेरे पिता एक सरकारी मुलाजिम थे और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में मैं बड़ा हुआ और किसी फैंसी स्कूल में एजुकेशन नहीं हुई, बल्कि कहना चाहिए कि जो आरंभिक शिक्षा थी उसमें बहुत व्यवधान भी आते रहे, क्योंकि माँ बहुत बीमार रही जब मैं छोटा था तभी से, और उसके चलते जो एक रेगुलर स्कूलिंग जो होती है उस तरह की स्कूलिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने किसी पूतना का वध नहीं किया, मैंने गाय नहीं चराई, कोई उस तरह का कोई एग्जॉटिक बचपन मेरा नहीं, एक नॉर्मल बचपन
रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि माँ से जो संस्कार मुझे मिले, माँ का जो बचपन था, उनका जो बैकग्राउंड था, और उनका जो अपने नाना के साथ, माफ़ कीजिए, उन अपने दादा के साथ जो उनका, तो उनकी वो बहुत संस्कारित उस माने में थी, और उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था, और बचपन से ही मैंने उनको अच्छा साहित्य पढ़ते हुए पाया। और तमाम दूसरा ये कि स्वतंत्रता के उसको लेकर के वो बहुत, और उस माने में मुझे कहना चाहिए कि उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो जो राजशाही और तमाम उनके दादा और उनके वो राय बहादुर ख़ानदान और वो सब, उसके बरक्स वो उनमें एक कहना चाहिए कि नेशनल मूवमेंट के लिए, और ख़ास तौर से गांधी जी को लेकर के बहुत उनमें वो था, और वही फीलिंग्स उन्होंने हम लोगों को भी ट्रांसफर की। तो ये जो उनके जो आदर्श थे और उनके जो संस्कार थे, उसका बहुत प्रभाव मुझ पर बचपन से रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पढ़ने का शौक़, साहित्य का शौक़ उन्होंने दिया, और एक स्वतंत्र चेता बनाने में। जैसे एक घटना मुझे याद आती है कि एक राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध अपने समय के कवि थे, और उनकी एक बहुत ही इस तरह की वो कविता थी, उस पर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी उस पर बना था, सैनानी, जो बहुत प्रसिद्ध थी। सैनानी राजस्थानी में इसका मतलब होता है कि आप कोई अपनी पहचान का कोई निशानी अपनी आप किसी को दें, तो निशानी। तो वो प्रसिद्ध कहानी है कि वो नई शादी होकर के वो आती है महिला, और तभी युद्ध आरंभ हो जाता है और उसके पति को युद्ध में जाना है, तो वो उसे तिलक वगैरह लगा करके और उसे विदा करती। वो जाता है, थोड़ी दूर जाके वापस मुड़ के आता है और मैसेज भेजता है कि वो तुम्हारी कोई निशानी मांग रहे हैं जिसे वो साथ लेकर युद्ध में जा सके। तो वो अपना सर काट के कहती है कि ये निशानी उसको जाकर के दे दो। और ये जो है, ये इस पर वो पूरी कविता, और ये उन्हें बड़ी पसंद थी। बचपन में मैंने ग्रामोफोन पर उनको बार बार ये सुनते हुए, तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो रहा था और मेरा तो एक कवि सम्मेलन में उनको सुनने का मौका मुझे मिला, तो मैं गया और मुझे लगा कि माँ को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं मिला हूँ उनसे। और मैंने उन कवि जो थे उनका ऑटोग्राफ, तो ज़िंदगी का मेरा पहला ऑटोग्राफ था, तो लेकर बहुत खुशी मैं माँ के पास आया। मुझे लगा वो बहुत प्रसन्न होंगी। मैंने उन्हें वो ऑटोग्राफ दिखाया कि मैं उनसे मिला और मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया। और वो बहुत उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होती, और जो मैंने सोचा था कि वो खुश होंगी, वो
उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि तू क्या लोगों के ऑटोग्राफ लेता घूमता है, खुद ऐसा कुछ कर कि लोग ऑटोग्राफ लाएं तेरे। वो मेरा ज़िंदगी का पहला और आखिरी ऑटोग्राफ था। उसके बाद मैंने किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो अपब्रिंगिंग, वो एक स्वतंत्र चेता और एक मतलब साधारण परिवार में भी उनका ये परवरिश, ये उनका, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे उन्होंने और दूसरी बात ये भी कि इस मायने में माँ और पिता, खासतौर से माँ, कि उन्होंने हमें अपनी राह खुद चुनने देने में, मतलब कभी वो, जैसे माँ बाप अक्सर बच्चों पर अपनी ज़िद, अपना वो थोपते हैं, उस तरह से उन्होंने हमें अपनी तरह से बढ़ने का और अपनी राह खुद बनाने और चुनने का अवसर दिया। ये तब तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन अब जब मैं इस उम्र में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी उनके पार्ट पर। सर, आपकी माता जी के व्यक्तित्व को जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रंगकर्म के बीच या साहित्य के प्रति रुझान आपका वहीं से हुआ और जो बाद में जाके आपके जिस स्वतंत्रता की आपने बात करी वो बाद में जाके आपके नाटकों में भी हमें देखने को मिली। बिल्कुल, अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ आपकी बात मुझे ठीक लगती है कि ऐसा ही हुआ। सर, अगर दर्शकों के लिए आप अपनी माता जी का नाम अगर एक बार हमें बताना चाहें। उनका नाम सुमित्रा था। और पिता का भी, मतलब पिता ने भी हमें मतलब कभी उस तरह से, और दोनों ने, पिता, मैंने कहा कि वो सरदार थे वहाँ पर, तो इसलिए वो हरी सिंह इसलिए कि वो सरदार थे, तो वो पंडित लगाते थे, पंडित हरी सिंह महर, तो दोनों का। लेकिन हाँ, मुझे लगता ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग में माँ का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। सर, अगर इसमें मैं ये जानना चाहूँ कि मतलब आपके घर में और आपके भाई बहन कितने थे और आप सबसे हम बड़ा परिवार थे, हम एक संयुक्त परिवार साथ था। संयुक्त तो नहीं था क्योंकि वो कुछ वजह थी, वो बहुत लंबा वो हो जाएगा। जी जी। मेरे पिता के कोई भाई या बहन उस तरह से वो कोई संयुक्त परिवार नहीं था और वो एकल परिवार था पिता की तरफ। उनके कुछ कजिन्स और ये थे जो, लेकिन उस तरह से संयुक्त परिवार माँ का ज़रूर था। वो लेकिन उसका भी फिर बहुत जल्दी ही विघटन हुआ। वो संयुक्त परिवार भी, लोग अलग अलग नौकरियों में, अलग अलग उसमें, अलग अलग जगहों पर बिखर गए। लेकिन हाँ, बचपन में जो ननिहाल की मेरी स्मृतियाँ हैं उसमें वो बहुत बड़ा घर था और खेलने के लिए बहुत, और हमें वहाँ बहुत लगता था। और मौसियाँ थीं। सर, भाई बहन आपके कितने? जी, भाई बहन आप कितने थे? भाई बहन, मैंने कहा कि उस माने में हम 7 भाई बहन थे। 3 भाई हम, मुझे मिलाकर के, और 4 बहनें। तो आप सबसे छोटे? जी, आप सबसे छोटे रहे या? नहीं, सबसे बड़े भाई मोहन महर्षि, वो भी थिएटर में रहे हैं, तो लोग जो थिएटर से संबद्ध लोग हैं वो उन्हें जानते हैं। जी।
मोहन महर्षि सबसे बड़े थे भाई, और उसके बाद एक बहन थी जिन्हें अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले हमने खो दिया है, और उसके बाद मैं था तीसरे नंबर पर, और फिर मेरे से छोटी 3 बहनें और एक भाई। तो सर ये तो मतलब हम जाना आपका बचपन और परिवार के बारे में, फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपने किस तरफ, आपको आर्ट्स की तरफ रुझान था या? मैंने कहा जैसे कि पढ़ने का शौक़, और मेरी शुरुआत हुई, मैं अपने आप से मतलब कुछ ऐसी तुकबंदियाँ वगैरह की होंगी, या याद नहीं क्या था, कुछ कविता जैसा कुछ लिखा होगा, और मैं खुद ही, मुझे याद है कि मैं पैदल चल के उस समय मैं जयपुर में, मतलब मेरे पैदा में अजमेर में हुआ, लेकिन अपब्रिंगिंग मतलब बड़ा में जयपुर में हुआ। तो फादर ट्रांसफ़र हो करके वो सरकारी नौकरी में थे, तो जयपुर आ गए थे भरतपुर से। तो भरतपुर की स्मृतियाँ मुझे बहुत नहीं है, मैं बहुत छोटा था जब मैं जयपुर आ गया, तो जयपुर में ही मैं उस तरह से, तो वहाँ से अखबार, जो वहाँ का प्रसिद्ध अखबार था, वहाँ तो जा कर के खुद ही वो अपनी कविता में वहाँ दे आया, और वो कविता वो बच्चों का कॉलम आया करता था, उसमें छप भी गई। माँ को बहुत खुशी हुई इस बात की, तो वो बहुत और इस तरह से, मतलब दूसरी याद मुझे ये है कि मैं पलंग खड़े करके और उस पर चादर वादर बांध के जी, कुछ मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके नाटक। तो सर आप टिकट लगा के बच्चों को बुलाते थे? वो हाँ, बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग करते थे, और वो टिकट बना के, उस ज़माने में चाराने बहुत होते थे। जी जी। हम वो सारे पड़ोस में वो जाकर के टिकट बेचते थे, अब वो कौन मना करेगा तो बच्चे आकर के, तो अच्छा वाला पैसा इकट्ठा हो जाता था वो टिकट बेच करके, और क्या करते थे मुझे ये याद नहीं। एक याद ज़रूर है कि हमारे यहाँ वो बड़ी मेज थी, तो उस पर मौसियाँ वगैरह ये सब इकट्ठा होते थे, तो मैं एक कविता, बहुत प्रसिद्ध राणा प्रताप राजस्थानी में लिखी हुई कविता है, अरे घासरी रोटी ही जब बन विलावड़ो ले बाजू, तो उसका वो मैं सस्वर पाठ करता था पूरे उस एक साथ, और मैं उन बेचारों को देखना पड़ता था, ये पता नहीं मैंने कितनी बार ये उनको वो किया होगा इस तरह का। तो निसंदेह मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़े रंगकर्मी निर्देशक का जो बीज है, या फिर जो एक शुरुआत है, वो बचपन में ही हो गई थी, और उसमें आप, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं रंगमंच को अपना वो बनाऊंगा। तो सर हाँ, मैं ये था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, कॉलेज वगैरह में जब मैं आया, तो एक तो मैं राजनीतिक रूप से काफ़ी वो, और मैं छात्र राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहा, और ये एक ज़माना था कि हमारे एक कॉल पर जयपुर बंद हो जाता। सर ये जयपुर यूनिवर्सिटी की आप बात? जयपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है, मैं राजस्थान कॉलेज जी। तो ये जो वो था, और ज़्यादा मेरी और उस वक्त मतलब माँ के बाद जो दूसरा वो मुझे मिला, जिसने मुझे राजनीतिक रूप से ज़्यादा सजग और वो किया, वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे पड़ोस में रहते थे, गणेशी लाल व्यास उस्ताद। मैं समझता हूँ कि माँ के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे, और वो शायद मेरे प्रथम गुरु कहना चाहिए। और वो पोइट थे
फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत, लेकिन वो अपने बारे में कोई बात नहीं करते कभी। और मैं बहुत छोटा था, मैं तो वही जो मैंने कहा कि तो मैं जो तुकबंदियाँ करता था, तो मुझे मतलब ये कॉलेज से पहले और उसकी शुरुआत की वह है, तो मुझे युवा कवि के रूप में एक पहचान बनने लगी थी। और वहाँ जो उस ज़माने में कवि सम्मेलन वगैरह बहुत हुआ करते थे, इसका बड़ा वो था। तो वो मुझे वो जो कवि सम्मेलन में जो पॉपुलर कवि थे वो मुझे ले जाते थे अपने साथ, और युवा कवि भानु भारती, और वो भारती भी उसी ज़माने में मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि जातिवादी नहीं होनी चाहिए जी। और माँ का इन्फ्लुएंस था कि देश प्रेम, और तो भारती लिखना शुरू कर दिया और भारती हो गया मैं। तो वो युवा कवि भानु भारती, वो जाके वो अपनी तुकबंदियाँ वहाँ सुनाया करते थे और बड़े पॉपुलर होते थे, बड़ा रिस्पांस मिलता था। तो जब उस्ताद उनका तखल्लुस था, परेशी लाल व्यास उस्ताद उन्हें लोग कहते थे, क्योंकि वो जब जेल में थे तो वो लोगों को मार्क्सिज्म वगैरह पर और ये इस तरह की, तो वो उस्ताद नाम से ज़्यादा पॉपुलर थे। उनसे मेरी आकस्मिक भेंट हुई, और तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि लड़के तेरा शरीर अच्छा है, तू नाचता क्यों नहीं जी। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये आदमी मेरे को नाचने और नाचना जो है वो तो लड़कियों का काम होता है जी, लड़के कहाँ नाचते। तो वो जो जिस तरह की अपब्रिंगिंग थी, मैंने कहा तो पता चला ये कवि हैं। तो मैंने कहा कवि हैं तो मुझे नाचने के लिए क्यों कह रहा है। तो वो बाद में पता चला कि वो कोई बैले कर रहे थे, तो बैले उन्होंने लिखा था, वो बैले कर रहे थे, उसके लिए उनको खैर। तो मैंने कहा कि उनको पता नहीं कि मैं कवि हूँ। तो उसके बाद वो मुझे मिले, तो मैंने कहा मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। तो अच्छा तू कविता तू लिखता है? मैंने कहा हाँ। नहीं ये कैसा आदमी है, मैं इतना पॉपुलर कवि हूँ, हर कवि सम्मेलन में जाता हूँ, और इनको पता ही नहीं कि मैं लिखता हूँ। तो मैं गया और वो अपने खाट पर लेटे हुए थे। तो हाँ, मैंने कहा मैं आपको कविता सुनाने आया हूँ। हाँ सुना। और कह के वो लेटे हुए थे, उन्होंने आंखें और बंद कर ली और हाँ सुना। आँख बंद कर, अब मेरा वो सारी मेरी हवा तो वैसे ही आधी हो गई जब उन्होंने आँख बंद करके हाँ सुना। मैंने 2 पंक्तियाँ पढ़ी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो आँख बंद किए लेटे रहे जी। उसके बाद मैंने थोड़ा और उसके साथ पढ़ा। तो जब जैसे तैसे करके मैंने कविता पूरी की, तो उन्होंने धीरे से आँख खोले। लड़के तेरी उम्र क्या है? भाई ये उम्मीद नहीं थी कि वो कविता पे बात ना करके पूछेंगे उम्र क्या है। मेरे ख्याल में मेरी उम्र 16-17 साल थी जी। तो मैंने अपनी उम्र बताई, तो कहा अच्छा मुझे लगा तू बड़ा है जी। ये प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा उन्होंने कविता पर कोई बात नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद से एक तरह से उन्होंने अडेप्ट कर लिया मुझे, और वो स्वयं भी कवि सम्मेलन और गोष्ठियों में और उनमें जाते थे। तो कहीं भी जाते थे मुझे आवाज़ देकर के अपने साथ ले जाते थे, और वो पैदल चल कर जाते थे बस में या किसी उसमें, वो पैदल चल के। और हम लोग एक सबर्ब में रह रहे थे जयपुर में जी, और वहाँ से वो पैदल चल के
और पूरे रास्ते वो बात करते थे, जाते थे और बहुत तेज चलते थे। जी बाद में मुझे समझ में आया कि वो क्यों, वो उनको जेल में पूरी रात बर्फ की सिल्ली पर खड़ा करके रखा गया था। वो जो है वो शायद उस वक्त के जो क्रांतिकारी, कभी उन्होंने बताया नहीं आज तक उनका वो जो इधर उधर से बाद में सुनने को मिला, तो उनके पाँव में वो सुन्न हो गए। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि पैदल चलो और वो करो तो वरना पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी अपने बारे में, कभी वो अपनी शेखी उन्होंने नहीं बगारी जो हर आदमी बगाड़ता है। जी अब वो मुझे अपने साथ ले जाते थे और बात करते हुए, और लगता था नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। और फिर वो उन गोष्ठियों में और उसमें तब मुझे पता चला कि कविता क्या होती है और कितना फ़र्क है। जो मैं जिसको कविता, और वो जो जिस तरह के कवि सम्मेलनों में मुझे युवा कवि के रूप में कराया जाता था, उनसे कितना अलग वो गोष्ठियाँ, वो कविताएं होती हैं जहाँ उस्ताद मुझे लेकर के जाते। तो वहाँ से मुझे अच्छे साहित्य की, अच्छी कविता की समझ और बेहतर तरीके से, बहुत बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो मुझे दरअसल दीक्षित कर रहे थे और मुझे सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक रूप से मैच्योर बना रहे थे। तो वो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस उम्र में जी उस्ताद जैसे व्यक्ति मिले। और तो माँ के बाद जी उस्ताद, उन्हें मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। तो इन लोगों ने मुझे गढ़ा जी। तरह से। तो सर मैं देख पा रहा हूँ एक 17-18 साल के भानु भारती जी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में और कविता गोष्ठी में जाते हुए, और उस समय भारत नया नया आज़ाद हुआ था, जैसे आपने कहा कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी जन्म ले रही थी। तो उस ज़माने की, उस दौर की कोई कविता जो आपको याद हो, जो आपने मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि मैं बहुत घटिया कवि हूँ। शुरुआत तो शायद मैंने वीर रस वगैरह में की होगी, मतलब कुछ, लेकिन एक मुझे बहुत ही जो उस ज़माने में बड़ा पॉपुलर हुआ था, जो उस्ताद को भी मैंने सुनाया, उसकी दो पंक्तियाँ मुझे याद। कौन हो तुम आंसुओं में, कौन शिल्पी आ घुसा है प्रेम के टूटे सदन में, कौन हो तुम आंसुओं में। तो अभी ये जो है, और ये बड़ी पॉपुलर थी, वो लोग बड़ा वाह वाह करते थे। और उस्ताद ने इसी पे कहा कि अच्छा, मुझे लगा कि तू बड़ा है। तो एक बात की, जब थोड़ा सा मैं उस्ताद की संगत, और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट था कि उस्ताद से जब मैं जब उनको समझने लगा, जब उनको वो करने लगा, तो हमने उनको खो दिया। और बड़े उसमें मतलब तो बहुत ज़्यादा लंबा साथ नहीं रहा, लेकिन वो जितना साथ था वो कमाल। बात की फिर वो नई कविता का दौर, और ये शुरू हुआ जो छंद मुक्त कविता। क्या था, सूर्य को सीधे अपनी पुतलियों पर झेलने वाले, उसकी हर एक किरण गीत करघे पर तार तार काटने वाले, ओ फक्कड़ जुलाए तुम किनके लिए कर रहे हो ये धूप के उजले पहरन तैयार। सुनो, वे पगलाए हुए लोग अब अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। ये मुझे ये जो बात में थोड़ा, और इसी दौर में कहानियाँ वगैरह भी मैंने लिखनी शुरू की, जो अच्छी, उस ज़माने की अच्छी पत्रिकाओं में छपी भी। जी।
और पहली कहानी मुझे याद है कि मनमथ नाथ गुप्त आजकल पत्रिका के संपादक थे दिल्ली, और मैं दिल्ली किसी उसमें गया हुआ था और जाके उनसे मिला और उनको एक कहानी मैंने दी। वो कहानी पहली कहानी आजकल में, उस ज़माने में आजकल की बात। और मनमथ नाथ गुप्त खुद एक फ्रीडम फाइटर थे और बड़े राइटर थे। उसके बाद फिर और पत्रिकाओं में भी, तो एक कहानीकार के रूप में। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं थिएटर को उस तरह से। मेरे बड़े भाई NSD जा चुके थे, NSD पास आउट कर चुके थे, उन्होंने वो थिएटर में इन्वॉल्व थे। उनके साथ कुछ नाटकों में, वो जब जयपुर में कुछ अरसा जब NSD के बाद हो रहे तो उनके साथ नाटकों में काम करने का मौका मुझे भी मिला, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था। और फिर ये इत्तेफाक था कि मैं, हाँ, इसी दौरान मैं छात्र राजनीति में आपको बता रहा था कि 67-68 आते आते मुझे मेरा राजनीति से मोह भंग हुआ और मुझे लगा कि जिस आदर्श को लेकर के जिन लोगों को, जो लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी, ख़ासतौर से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर, मुझे वहाँ पर लगा कि इनमें और दूसरे लोगों में कोई बहुत बड़ा अंतर। और तब मुझे मोह भंग थी। मुझे लगा कि अब मुझे, लेकिन साथ में ये भी लगा कि अगर मैं जयपुर रहूँगा तो इससे छूटना मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे जयपुर छोड़ देना चाहिए। तो जयपुर छोड़ के कहाँ जाऊँ? तो ये इत्तेफाक है कि मैं NSD पहुंच गया। सर, कुछ अपने शुरुआती NSD के शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं। आप राजस्थान से NSD की तरफ आपने रुख किया, जैसे आपने बताया कि आपके बड़े भाई मोहन महर्षि वहाँ पहले से ही पास आउट हो चुके थे। तो आप जब NSD आए जी उस दौर में, तो NSD के कुछ शुरुआती दिन आपके कैसे थे? आप बहुत कुछ कष्ट साध्य थे। मैं बहुत मतलब वो जो यहाँ पर मैं जयपुर में छात्र राजनीति में छात्र नेता और वो इतना सब, मतलब वहाँ जाकर के मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो गया। और वो अलकाजी का जो डिसिप्लिन, अगर आपने दाढ़ी नहीं बनाई तो मतलब जयपुर में तो कोई अनुशासन ही नहीं था। रात रात भर सड़कों पे घूमते थे, तो छात्र कामों और ये डिस्कस करते हुए, और सुबह फिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। कई रातें बिना सोए गुजर जाती थी। दाढ़ी बनाना नहीं बनाना, मतलब वहाँ जाकर के ये सारा डिसिप्लिन अलकाजी का, तो उसमें बड़ी तकलीफ थी। लेकिन अलकाजी की क्लास नहीं, और अलकाजी की, तो उसकी वजह से मुझे बस ये तो, लेकिन उसके बाद फिर मैं रमने लगा। और फिर धीरे धीरे जब थिएटर समझ, और फिर जो वहाँ माहौल था उस ज़माने में, NSD जैसा आप जानते हैं मंडी हाउस में था, तो उस ज़माने में रविंद्र भवन में ही थर्ड फ्लोर पर NSD था। तो वहाँ से, और तीनों एकेडमीज़ भी रविंद्र भवन में ही, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, तीनों एकेडमीज़ भी वहीं। तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते तमाम लोगों से मुलाकात होती थी,
साहित्यकारों से, पेंटर्स से, थिएटर और उससे जुड़े, जी संगीत से जुड़े लोगों से, तो एक माहौल। और फिर मंडी हाउस का माहौल भी उस ज़माने में बहुत, त्रिवेणी में तमाम लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और तो धीरे धीरे मुलाकातें, मतलब तो पेंटिंग एग्जीबिशंस और म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी, ये नया नया कमानी थिएटर तैयार हो रहा था यहाँ म्यूज़िक। उससे पहले मॉडर्न स्कूल जी में टेंट लगा करके, और ये म्यूज़िक भी शंकरलाल मेमोरियल, वो जो जी। फेमस होता, तो बाद में फिर कमानी बनने के बाद वहाँ शिफ्ट हो गया। तो रात रात भर वो कॉन्सर्ट्स और पेंटिंग्स, और फिर वो साहित्य और पोइट्स, और ये लोग इर्द गिर्द थे। वही ज़माना था जब सर्वेश्वर जी, रघुवीर सहाय, प्रयाग शुक्ल और इन लोगों से उसके और एक रेगुलर मुलाकातें होनी शुरू हुई। और तो वो फिर सर, अलकाजी साहब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह वो, क्या मतलब कैसे थे आप, आपका क्या ऐसा था एक टीचर का, कहते थे मतलब एनएसडी के अंदर एक टीचर और स्टूडेंट का जैसे बॉन्ड होता है, उसके बारे में अलकाजी को थोड़ा विस्तार से एनएसडी के दिनों में। नहीं, वो खुद बहुत डिसिप्लिन थे, और वो ही उसी अनुशासन की अपेक्षा वो स्टूडेंट्स भी करते थे। और एक उनका तकिया कलाम था, वो बार बार ये बात रिपीट करते थे, थिएटर डिमांड्स मिलिट्री डिसिप्लिन। तो एक तो डिसिप्लिन ही हमें पसंद नहीं था, और फिर मिलिट्री डिसिप्लिन। लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात कहते थे वो। मिलिट्री आप उसको मतलब उसकी, लेकिन रंगकर्म एक सामूहिक कला है। मतलब आप कविता अपने जब आपको सूझे और जब आपका मूड बने तब आप लिख सकते हैं। आप अपने बेडरूम में लिख सकते हैं, आप अपने कहीं भी आप कहानी आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन रंगमंच जो है वहाँ वो एक सामूहिक कर्म है, और सबसे पहले वो जो है वो फिजिकल डिसिप्लिन मांगता है और अनुशासन बचे। और उस माने में यस, मिलिट्री आप कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन मिलिट्री शरीर से आगे नहीं जाती। थिएटर शरीर पर नहीं रुकता है, शरीर से शुरू करता है। और दूसरा, थिएटर दिमागी रूप से आपको वन डायमेंशनल नहीं बनाता है कि ओबे द कमांड जो मिलिट्री करती है, बल्कि ऑन द कंट्री थिएटर आपको दिमागी रूप से और वैचारिक रूप से खोलता है। उसके साथ साथ ही आपको वो सब अनुभव करने का अवकाश देता है जो आप एक जीवन में अदरवाइज कभी नहीं करेंगे। आप कई जीवन एक साथ जीते हैं, आप अलग अलग चरित्र आप जीते हैं, तो आपका जो न सिर्फ वैचारिक बल्कि इमोशनल वो भी बहुत बड़ा वो होता है। वो कैनवास आपका लगातार बड़ा होता चला जाता है। और अलकाई साहब, जैसे मैं कहा कि बहुत ही बढ़िया टीचर थे वो, और उनकी क्लासेस जो हैं
वो बहुत मतलब बहुत ही आपको कंज्यूम करती थी, और मतलब वो आपको इस तरह से ओरिएंट करते थे जो वो नाटकीय साहित्य ही नहीं, बल्कि जो उसका जो दूसरा पक्ष होता है, जो डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम और म्यूजिक और उन वो, और ख़ुद वो बहुत अच्छे एक्टर भी थे। तो जब वो क्लास में वो नाटक पढ़ते थे तो इट वाज एन एक्सपीरियंस। तो वो जैसे मैंने कहा कि पहले उस्ताद का मिलना, गणेशलाल व्यास उस्ताद, फिर मेरे बड़े भाई मोहन महर्षि, वो थिएटर तो उनका साथ, उनके साथ आरंभिक वो, और उसके बाद फिर अलकाजी। So that way I'm fortunate. I've met great people in my life, and मतलब they have oriented me towards not only art and the theater, but also life का एक पूरा। तो आप उसके बाद फिर वो बातें हम कर चुके हैं। और सर, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, पहले आपकी माता जी से, फिर उस्ताद जी से आप मिले, फिर अलकाजी साहब से आपकी मुलाकात हुई, फिर वहाँ पे आपने रंग कर्म की बारीकियों को जाना, पहचाना। फिर आप जब वहाँ से पास आउट होके निकले, तब आपने खुद निर्देशन की तरफ कदम बढ़ाए। और तो उस समय जब आप विद्यार्थी थे, तो ऐसे कौन से नाटककार रहे, ऐसे कौन से निर्देशक रहे उस समय के, जिन्होंने आप पर काफ़ी प्रभाव डाला जब आप एक थिएटर के स्टूडेंट थे NSD? बस देखिए, मुझे एक वो याद है कि अगर मुझे अलकाजी एज टीचर, नाट्य निर्देशक के रूप में उतना नहीं, मैंने उनसे बेसिक्स सीखे और वो, लेकिन नाट्य निर्देशक के रूप में जिस वो आगरा बाजार हबीब तनवीर का, जो एकदम एक नए झोंके की तरह से थिएटर में था, और उसने मुझे बहुत मुतासर किया। फिर दिल्ली में रहते हुए आपको जैसे उत्पल दत्त का टीनेर तलवार जी, अब उत्पल दत्त को परफॉर्म करते देखना एज एन एक्टर, लेकिन निर्देशक के रूप में अगर मैं कहूँ तो आगरा बाजार ने मुझे थोड़ा वो किया। बाकी सर उस दौर के और बाकी तो मामला सारा सेल्फ मेड है। तो सर, विद्यार्थी जीवन में वो पृष्ठभूमि बन गई थी, जैसे कि अभी आपने इतनी सारी बातें अपने कॉलेज टाइम की, बाद में जो आप लेखन की ओर प्रवृत्त हुए, नाटक लेखन की ओर, आपने चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू और कथा कही एक जले पेड़ ने, और अभी हालिया जिस प्रोसेस को हमने अपने सम्मुख देखा, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने उस नाटक को देखा होगा, तमाशा ना हुआ। तो आप अपने विद्यार्थी जीवन की अभी बात कर रहे थे, और मैं इतने टाइम बाद इस नाटक को होते हुए तमाशा ना हुआ को देखा, और ये नाटक जो है, अभी जिस तरह के नाटक लिखे जा रहे हैं या परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन नाटकों से बहुत अलग किस्म का नाटक था। बहुत ज़्यादा पहली नज़र में देखने पर एकदम ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो पहली मर्तबा मैं मंच पे देख रही हूँ या सामने आ रही हैं। तो अभी आपको सुन के लगा कि इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले बन चुकी थी, फिर बीच में चंद्रमा सिंह और चंपू भी कुछ वही कहता नज़र आते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
स्पष्टता से एकदम। तो ऐसा कौन सा मतलब कि निर्देशन करते करते नाटक लिखे आपने? और रमा, मैंने नाटक मजबूरी में लिखे क्योंकि दूसरों के लिखे नाटक, मतलब मेरे पास स्क्रिप्ट्स का इतना ढेर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर नाट्य लेखक ने मुझे इस लायक समझा कि वो अपनी स्क्रिप्ट, अपने नाटक मुझे दे। लेकिन मुझे जो बात कहना मैं चाहता हूँ वो तो, और मैं लिखने के मामले में बहुत आलसी हूँ, तुम्हें मालूम है। और ज़्यादातर नाटक मैंने डिक्टेट करके लिखवाए तो ये मजबूरी थी कि मुझे खुद से, बाकी तो मैं चाहता था कि कोई दूसरा लिख दे। और जो नाटक मैंने उठाए भी तो उसमें इतना मैंने परिवर्तन किया, और ये भी वह है कि जिन लेखकों के नाटकों में मैंने जो परिवर्तन किए वो मोस्टली, वो चाहे पणिक्कर रहे हों, चाहे ये चंद्रशेखर कंबार रहे हों, इन लोगों ने, और ये सब अपने अपनी तरह से बड़े नाटककार हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे वो अनुमति दी और उसे जो मैंने बदलाव किए उनको सहर्ष स्वीकार किया। तो मतलब आप जब कुछ कहना चाहते हैं और आपको नहीं मिलता तो फिर मजबूरी होती है कि आप फिर स्वयं से लिखें। तो तमाशा ना हुआ कि जिक्र आप कर रही हैं, जब लोग जिन्होंने पढ़ा है वो उन्हें, तो अब वही बात है कि मेरे पीछे की कोई अब आप टैगोर को लेकर के वो चलती है बात। दूसरा, अब जहाँ जिस जगह पर हम हैं यहाँ नाटक दुरूह होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो सामूहिकता ही खत्म हो रही है। अब ये सामूहिक कर्म है और इसको कम्युनिटी आर्ट कहते हैं, लेकिन कम्युनिटी का, सामूहिकता का ही विशृंखल हो रही है, तो वो टूट रहा है। और कॉमन वो है नहीं, ग्राउंड्स, मीटिंग ग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे उसमें फिर सामूहिक रंग कर्म कहाँ संभव हो पा रहा है। तो हम सब अपने भीतर एक आइलैंड में तब्दील हो रहे हैं। हमारे संपर्क और एक आभासी दुनिया हमारे चारों तरफ क्रिएट कर दी गई है। एक बाजार है जो भ्रम लगातार फैला रहा है चारों, और हमें उपभोक्ता बना करके रख दिया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप इन पर वो करते हैं तो फिर एक रेगुलर किस्म का नाटक तो फिर संभव नहीं होता ना। फिर तमाशा ना हुआ ही कहना पड़ता है आपको कि तमाशा या नाटक असंभव हो गया है। ये जो चारों नाटक हैं आपके, चाहे वो कथा कही एक जले पेड़ ने, फिर चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू, फिर नाचनी और तमाशा ना हुआ, अपनी राइटिंग में आप ही लिख रहे हैं चारों नाटक, लेकिन चारों एक दूसरे से जुदा हैं। और तमाशा ना हुआ तक आते आते मुझे लगता है एकदम ही वो लेखन बिल्कुल ही कथा कही से एकदम बदल गया। क्यों? ज़रूरत है सोसाइटी, क्योंकि वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सरोकार बदल रहे हैं, तो नाटक वही कैसे रह जाएगा। लेकिन फिर भी एक सूत्रता आपको इन चारों नाटकों में कहीं ना कहीं मिलेगी। और अगर आप जिंदा हैं तो फिर तलाश तो आपकी कहीं रुकती नहीं है।
और एक बेचैनी, एक छटपटाहट आपके भीतर लगातार बनी रहती है। और अपने आप से संतुष्टि मुझे कभी नहीं हुई, और नहीं हुई तो फिर लगातार कुछ नया, लगातार कुछ खोजने की, लगातार कुछ वो छटपटाहट और देखिए, मतलब गालिब जैसे पोइट को भी कहना पड़ा, दे और जुबां मुझको जो ना दे उनको जिगर, और तो वो जिगर की बात तो बाद में आएगी, पर तो हर मतलब तुलसी को कहना पड़ा, गिरा अनैन नैन बिलुमानी। तो मतलब बड़ा बड़ा पोइट भी जो है वो भी ये अनुभव करता है कि उसके पास भाषा, जो भाषा गढ़ता है, जो उसके पास भाषा का भंडार होता है, तो जो संपन्न होता है वही विपन्नता का एक बड़े अलग स्तर पर अनुभव कर सकता है। वो संपन्नता कितनी छोटी है। बहुत बड़ी बात सर। तो ऐसा लगता है कि अभी एक और नाटक और कई नाटकों का इंतज़ार हमारी पीढ़ी को है। और सर, हम साक्षी रहे हैं एक बहुत बड़े युग के, क्योंकि मैं स्वयं साक्षी रही हूँ कि उन खंडहरों में, फिरोज कोटला के खंडहरों में आपने तुगलक और अंधा युग किया। तुगलक और अंधा युग की प्रस्तुतियाँ पहले भी होती रही, आपने स्वयं अंधा युग को कई बार कई तरह से किया। तो ये एकदम जो ये 2011-12 की जो प्रस्तुतियाँ रही, अंधा युग और तुगलक, इसके लिए आपने फिरोज कोटला ही क्यों चुना और अंधा युग और तुगलक ही क्यों चुने? और क्योंकि साक्षी रही हूँ कि दिनों दिन उसके शोज़ बढ़ाए गए, इजाफा किया गया, पहले 5 शो होने थे, 7 हुए, इतना हुजूम उमड़ा चला आ रहा था। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जो वहाँ मैंने देखा दर्शकों को, वो बहुत अलग तरह के दर्शक, एकदम ऐसा लग रहा था बड़े अनुशासन में चले आ रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले से ही थिएटर के अनुशासन की पाठशालाएं पढ़ी हुई हैं, जो कि अमूमन उतने बड़े नाटकों में अगर कहीं हो भी रहे हो तो देखा नहीं मैंने। तो क्या था ये? एक मेरे समय का तो एक जादू सा रहा कि मैंने एक जादू देख लिया, क्योंकि नाटक तो अपने आप में एक जादू है। दर्शकों अगर जादू मायने में आना, नाटक तो कोई भी नाटक अपने आप में एक जादू है। एक खाली स्पेस में कुछ वो होता है और फिर वो जादू ही है। एक आपने पूछा कि वहाँ क्यों किया जी। देखिए, अंधा युग एक पौराणिक, आपको पता है कि उस पर आधारित वो एक, और वो आपको एक बिल्कुल दूसरे कालखंड में ले जाता है मेंटली। आप जो है महाभारत का और उसका, और दूसरा उसका जो फलक है वो एक साथ कई जगह घटता है वो साइमल्टेनियसली। तो वहाँ पर एक वो युद्ध का मैदान है, एक तरफ वो गुफाएं और वो झाड़ जंखाड़ है जहाँ पर वो मरने के लिए पड़ा हुआ है युधिष्ठिर। एक तरफ वो राजप्रसाद है जिसकी आवाज़ चली गई है, और वो एक अंधे राजा का। तो मतलब साइमल्टेनियसली बहुत, तो मुझे लगा कि, और दूसरा आपने ये नोटिस किया होगा कि वहाँ जब आप अंदर आते हैं तो क्योंकि वो खंडहर हैं, तो दिल्ली की जो हवड़ दबड़ और तेजी से भागती हुई जिंदगी है वो वहाँ आकर के जैसे थम जाती है। जैसे आप उस विशाल गेट के अंदर घुसते हैं तो आप वो दिल्ली, वो समय, वो एकदम जैसे तिरोहित, तो वो एकदम जैसे बदल करके किसी एक दूसरे
समय में आप एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ से पैदल चल कर के जब लोग आते थे और पूरे रास्ते को हमने इस तरह से, तो एक अलग टाइम और स्पेस में आप एंटर करते थे। तो जब तक आप वहाँ पहुँचते थे जहाँ पर नाटक अभिनीत होना है या नाटक प्रस्तुत होना है, तब तक आपका मेंटल वो बिल्कुल बदल चुका होता था। वहाँ उस मेन एंट्रेंस से आप चल कर के आते हुए वहाँ पहुँचते थे जब, तो आप एकदम एक अलग मेंटल फ्रेम में होते थे। और फिर वो रिसीव, जिसको आपने कहा बड़े डिसिप्लिन में, वो डिसिप्लिन वहाँ से शुरू हो जाता था। और आप उसको रिसीव करने के लिए और आपके सामने एक दूसरी दुनिया, एक दूसरा कालखंड, एक दूसरा स्पेस, एक दूसरा समय आपके सामने उद्घाटित होता था। और फिर वो जो अनुभव था दर्शकों के लिए, वो किसी भी रेगुलर प्रेक्षागृह में, कमानी या श्री राम सेंटर या किसी और दूसरे रेगुलर प्रेक्षागृह में वो अनुभव मिल नहीं सकता। क्योंकि आप ऑल सेड एंड डन कमानी में एंटर करते हैं तो भी आप उसी समय में उसी दिल्ली में हैं जिस दिल्ली से मैं आपको काटना चाहता हूँ, आपको एक दूसरे उसमें ले जाना चाहता हूँ। वही फिर तुगलक के साथ भी, तुगलक भी एक ऐसे, और फिर ये तो तुगलक के ही वंशज का उसका इमीडिएट बाद फिरोज शाह, तो वो तो फिर और दूसरा फिर जो स्पेस मुझे वहाँ मिला खुला, और उसमें जो साइमल्टेनियस चीज़ें घटने की संभावना जो मिली, वो भी अपने आप में वो था। हमें समय देने के लिए सर बहुत शुक्रिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें मौका दे रहे हैं कि हम आपसे बात कर सकें, कुछ जान सकें उस दशक, उस दौर के बारे में। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। हम जानते हैं नजीब, लेकिन ये बातें हमें पहले क्यों नहीं सूझी? आपको भले न सूझी हो, मगर वजीर आजम को हर बात का इल्म होता है, फिर भी उन्होंने आपसे इस बात को पोशीदा रखा। जाहिर करने का मौका मिलता तो जरूर करता, मगर फिर भी आप जैसे तारीख नवीस को एक बात जता देना जरूरी समझता हूं बरनी साहब, कि सियासत में गहरी दोस्ती का यही हक होता है। वजीर आजम, इस अदावत का क्या मतलब हो सकता है? अदावत नहीं, पेशबंदी है जनाब। सियासत की बुनियाद ही पेशबंदी पर कायम है। हम तो सभी को शक की नजर से देखते हैं। छोटा पड़ता है, और फिर रास्ता पीछे का जो है, पीछे के रास्तों से कोई परहेज नहीं है मुझे। कई बार वो काफी आकर्षक होते हैं, खासकर तब जब कोई शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो। अपने आंगन के मुर्गे को कोई शूट नहीं करता। ओह हाँ, खास तौर से जब उसके पास एक ही हो।
अच्छी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर सचमुच अच्छी है, बिल्कुल आपकी जैसी। तो वाह, कितनी सुंदर है, ऐसी एक भी तस्वीर यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं, शायद इतनी अच्छी भी नहीं है। अब तस्वीरों के बारे में मैं कुछ उतना समझता भी तो नहीं। अच्छा हुआ माला जो तू मिल गए, वरना ये सीढ़ियां तो जान ही ले लेती। लक्ष्मी जी, ये सब है क्या? इतना सारा सामान ये मिला कहाँ से? कोई लॉटरी निकली क्या? अरे बिल्कुल सही, तूने कैसे जाना? आप झूठ बोल रही है ना? असल में सरकार ने राशन का कोटा बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट तो वैसे ही राशन की स्कीम बंद करने पर तुली है। अच्छा चल, तू नहीं ही मानती तो सुन। आज मुझे बाजार में एक कैमरा टीम मिली। कैमरा टीम? हाँ, क्यों चैनल वाली। वो मुझसे कहने लगे, लक्ष्मी जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैंने कहा मेरी खूबसूरती का राज है चंद्रमुखी साबुन। ये सुनते ही क्यों चैनल वाली लड़की ने 50,000 के गिफ्ट वाउचर मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब सच बता भी दो प्लीज। कोई रास्ता नहीं छोड़ा जो मेरे इस बांध यंत्र की मुक्ति को जरा भी ढीला कर सके। आज के देवता हमेशा बड़े रास्ते से नहीं आते जाते, उनके लिए जो ढेरों क्षेत्र पथ होते हैं उन पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती। क्षेत्र? कैसा क्षेत्र? क्षेत्र के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं क्या जानता, जिन्हें जानना हो वे जाने। अरे देखो, नटराज विभूति। चलो आओ। वाह नटराज वाह, तुम भी खूब हो। कब चकमा देकर आगे निकल गए, पता ही ना चला। ये तो इसकी हमेशा की आदत है। गुपचुप आगे बढ़ता है, एकदम सबको पीछे छोड़ देता है, पता ही नहीं चलता। अब ये चबुआ गांव का कोई गुंडा छोकरा ही तो है ये विभूति। कैलाश गुरु एक साथ हमारे कान भला करते थे। और शराब, बस ये दो आपको मिल गए तो फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। ये मंदिर है, कम से कम यहाँ तो मत पियो। उस भगवान को भी प्यास लगती है, हम इंसानों को क्यों ना लगे, वो सब जानता है। और तुम उसके प्रिय पात्र हो जो उसकी वकालत कर सकते हो। और तुम्हें तो मुझे पियक्कड़ की उपाधि दी है, वैसे कम से कम सच साबित तो करना होगा ना बेटा। बेटा मत कहिए, मुझे गुस्सा आता है। आप खुद को मेरा बाप कह सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा। अरे कोई बाप अपने बेटे से पहले शादी करना नहीं चाहेगा। मैं भी यही बात कह सकता हूँ। तुम खुद को बेटा कहते हो? मेरा गरीब बेचारा बाप अकेला इस धरती में ठिठुर रहा है, उसे एक साथी की जरूरत है। अपनी माँ के मरने के बाद कभी भी तुमने ऐसा कहा? तुम तो अपना मुंह बस यही कहने के लिए खोलते हो कि तुम शादी करना चाहते हो, और अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो। अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं लेकर भी नहीं पहनता था। मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। आप अगर अब मेरी शादी के आड़े आए तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा।